तो अभी तक हमने देख लिया है कि जो हमारा मीन और मीडियन मीडियन में हमने देख लिया कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा दोनों का हमने देख लिया है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। इतने क्वेश्चंस को आपको करने के बाद से जो है आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो बाकी अब देखते हैं हमारा मोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, जैसा हमारा वहाँ पर था अनग्रुप्ड डेटा का, वैसे सेम यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो कभी काफ़ी बार क्या होगा कि आपको जो है ऐसे दिया रहेगा, जैसे कि एक नंबर है, फिर है हमारा 2 5 7 3 3 7 5, इस तरह से करके नंबर्स गिवन होंगे। तो उसमें आपको पूछ सकता है कि इसका मोड क्या है। ठीक है, और काफ़ी बार आपका क्या होगा कि इस तरह से जो है जो क्वांटिटी है वो दे देगा, उसकी जो है एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई चीज़ है, उसका जो है इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसने यहाँ पर दे दिया। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जा रही है कि इस ऑब्जेक्ट की इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस वाले ऑब्जेक्ट की इतनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बाकी सबसे पहले अभी हमें जानना पड़ेगा कि यार मोड होता क्या है, उसके बाद ही हम इसको फाइंड करेंगे। तो मोड किसी भी गिवन डेटा का वो वैल्यू होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मेरे पास ये जैसे एक सवाल है, इसमें क्या है कि साइज ऑफ द विंटर कोट, और साइज है 38, ये जो साइज है इसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट या जो कुछ कोट जो भी है वो कितने नंबर है, तो टोटल 33 है, ऐसे ही 11 है, और ऐसे ही 22 है, 55 है। इसमें से आपको जो है मोड फाइंड करना है। तो मोड आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा। तो जो साइज का मोड होगा वो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 55 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो साइज है वो क्या होगी 42 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी ये 55 नहीं मोड होगा, मोड क्या होगा 42 होगा। ठीक है, जो भी जिस क्वांटिटी की मोड पूछा जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, और मोड क्या होगा वो क्वांटिटी होगी। यहाँ पर क्या होगा फाइंड द मोड फॉर साइज ऑफ द विंटर कोट। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बार क्या होगा, सपोज यहाँ पर अगर यहीं पर हो जाता कि ये 44 ना होकर के ये भी 55 होता, तब क्या होता हमारा मोड, तब सेम जो है हमारा मोड अगेन यही होता, 42 और 43 दोनों मोड होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए मोड आपका ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही वैल्यू हो, मोड आपकी 2 वैल्यू भी हो सकती है, 3 वैल्यू भी हो सकती है, 4 वैल्यू भी हो सकती है, और काफ़ी बार ये भी होगा कि कोई वैल्यू ही नहीं, यानी कि अगर सभी वैल्यूज एक एक बार ही रिपीट मतलब मिल रही हैं तो उसमें कोई मोड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू एक वैल्यू है जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे यूनी मॉडल। और जिस अगर ऐसा केस है जहाँ पर जो है दो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके फ्रीक्वेंसी बराबर है तो उसको बोलेंगे बाई मॉडल, और ऐसे जो है 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनग्रुप्ड डेटा का मोड फाइंड करने का तरीका। अब देख लेते हैं कि जो हमारा मोड होता है ग्रुप्ड डेटा का उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका तरीका यहाँ पर भी अलग होता है, जैसा कि आपने देखा था मीडियन के केस में आपका अनग्रुप्ड डेटा का अलग होता है और ग्रुप्ड डेटा का अलग होता है तरीका फाइंड करने का। ऐसे मोड का भी है, आपका अनग्रुप्ड डेटा होगा तो उसको फाइंड करने का तरीका अलग होगा, और ग्रुप्ड डेटा होगा तो उसका तरीका अलग होगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आता है, जो भी आपका मोड रहेगा वो हो जाता है मोड इक्वल्स, और यहाँ पर आपका L मतलब कि जो भी आपका इंटरवल गिवन है तो उसका जो लोअर वैल्यू होगा वो हो गया L प्लस, और जो भी उसका जो है हाइट होता है या फिर विड्थ होता है इंटरवल का H इंटू और FM माइनस F1 अपॉन में हमारा हो जाएगा FM माइनस F1 और प्लस में FM माइनस F2। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से हमारा है फॉर्मूला। इस वाले सवाल को हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसमें FM क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। तो L तो मैंने बोल दिया कि जो भी आपकी क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर लिमिट होगा, लेकिन क्लास इंटरवल तो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, बी क्लास इंटरवल है, बी है, ये बी है, ये वाला भी है, इस वाला भी है, ये वाला भी है। तो कौन सा इसमें से होगा जो आपका लोअर वैल्यू हम लिखेंगे, तो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस वाले का ही हमें लिखना पड़ेगा लोअर वैल्यू। तो इसमें क्या है, ये 7 वाले का है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे
10 लिखेंगे। प्लस में हमारी विड्थ क्या है, जो भी क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी है, सब आप देख रहे हो कि इक्वली डिवाइडेड है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, यानी कि जो h की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। अब FM क्या होता है, FM हमारा होता है जो भी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या है, ये है मॉडल क्लास जिसकी हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है हमारी मॉडल क्लास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। माइनस क्या करेंगे, F1। F1 का मतलब होता है जो हमारी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। तो इसके प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हो गई 3, माइनस 3 किया। अपॉन में क्या किया, अगेन सेम चीज़ है, FM माइनस F1, तो 7 माइनस 3, और इसमें क्या किया, प्लस किया। FM की वैल्यू है 7 माइनस F2 की वैल्यू हमारी क्या है, इसके नेक्स्ट वाली, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 2 है, तो माइनस 2 किया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा। अब क्या होगा कि 10 + 5 इंटू और ये 4 अपॉन में 4 + 5, ये हो जाएगा हमारा 9। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 10 + 20 अपॉन में 9, तो ये हमारा आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। और आप आंसर दे सकते हैं, हमारा क्या है, 12.22 है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है, 12.22 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर है, जो कि मोड होगा। अब यार एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट सही हो जो आपका डेटा से है, लेकिन अगर आपका सवाल कहीं इस तरह से आता है तो आपका आंसर ही सही होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई हमारा डेटा है, ठीक है, जो डेटा हमारा एक्चुअल में रहा होगा उससे हमने क्या किया होगा, फाइंड करके इस तरह से लिखा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला चीज़ हमारा सही ही आए, लेकिन काफ़ी बार जो होगा ये सही आएगा, जो एरर होगी वो काफ़ी कम होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने क्या बोला कि 10 से 15 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ भी देख सकता हूँ, सपोज जो भी वैल्यू है 10 से 15 के बीच में, वो वैल्यूज कुछ सारी की सारी वैल्यूज अलग है। मान लिया कि 10.1 है, 10.2 है, इस तरह से करके हमारी 11, 11.1 जो भी वैल्यू है, 7 वैल्यूज है, सातों वैल्यूज हमारी अलग है बिल्कुल, ठीक है। और हमारा ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लास इंटरवल है, इसमें क्या आ रहा है कि हमारा एक वैल्यू मिल रहा है 8, जो क्या हो रहा है, बार बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ए वाले में भी सारी वैल्यूज हमारी सिंगल हो, ये वाली भी सारी सिंगल वैल्यूज, ये वाली भी हो, तो हमारा जो होगा यहाँ पर जो भी मोड होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में तो 8 है, लेकिन हम जब इस तरह से हमें डेटा गिवन, जैसे अनग्रुप्ड डेटा गिवन होगा, तब हम सिर्फ इस तरह से पता कर पाएंगे, ठीक है। जब हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा तब हम उस तरह से पता नहीं कर पाते हैं कि यार एक्चुअल में क्या क्या वैल्यूज हैं, तो हमें इसी तरह से फार्मूले का यूज करते हैं। और इस फार्मूले का सिर्फ इतना सा बेनिफिट होता है कि जो हमारी एरर होती है एक्चुअल वैल्यू और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल, और इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ है हमारा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, वो 3 तरह का होता है मेनली, ठीक है। एक हमारा होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक कैसे होता है इसको देखते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है, मतलब कि ये अगर हमारी वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पर और इस पर हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि इधर वाली जो हमारी वैल्यू जो सबसे कम है, फिर वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, एक ऐसी हमारी वैल्यू मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आगे वाले की उससे कम, फिर उसके आगे वाले की उससे कम, आगे वाले की कम होते होते ये जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, जब हम मीन और मीडियन और मोड की बात करते हैं तो हमारे तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारा किसी सवाल में दे दिया कि हमारे पास एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें मीन की वैल्यू इतना है, तो मीडियन क्या होगा या फिर मोड क्या होगा पूछ ले, तो वो जो है इक्वल होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मीन इक्वल्स मीडियन इक्वल्स मोड, ये चीज़ें यहाँ पर हमारी होती हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा आता है लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये किस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें देखते हैं।
तो अगेन जो है हमारा एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वैल्यू होती है जो भी रहती है, और वाई एक्सिस पर होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू हो गई और वाई एक्सिस पर हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। और इसका जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या है कि हमारी जो शुरू में वैल्यूज हैं वो सबसे कम है, फिर क्या हुई, ये बढ़ती गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड या फिर नेगेटिव स्क्यूड। ठीक है, अब एक इसलिए इसका नाम पड़ा लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि स्क्यूड का मतलब होता है क्या, झुका हुआ। ठीक है, तो किधर की तरफ है, झुका हुआ है, ये जो है लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। या फिर हमारा जो है, अगर जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वगैरह की बात करते हैं तो ये हमारा होता है प्लस एक्स एक्सिस, से होता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, माइनस है, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव स्क्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या होगा कि आपका जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जहाँ पर होगी वो क्या होगा, आपका मोड होगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब काफ़ी डेटा जो है इधर की तरफ ही मिल रहा है, मतलब कि जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से इस तरह से शुरू हो रही हैं, और कुछ वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर आपकी मिल रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो मीन होता है वो इधर ही शिफ्ट हो जाता है, इस साइड में। तो आपका मीन यहाँ पर मिलता है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपका मिलता है मीडियन। ठीक है, और यार एक्चुअल में इसको हम इस तरह नहीं समझा सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से आपको नहीं समझा सकते हैं, जब तक कि आप जो है एक्चुअल कोई डेटा लेंगे इस तरह का, जिसमें जो है आपके एक्स वाली वैल्यू जो मतलब कम वैल्यूज हैं, जिनकी वैल्यू कम है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो, फिर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, ऐसा कोई डेटा लो और वहाँ पर मीन मीडियन मोड फाइंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि मोड की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम होगी मीडियन की वैल्यू, उससे कम होगी मीन की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन मिलता है। और फिर हमारा एक आता है, दूसरा है कि राइट स्क्यूड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से कुछ इसका कर्व बनता है, और इसमें क्या होता है कि राइट की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट स्क्यूड। इसमें भी एक्स एक्सिस पर हमारी क्या होगी, वैल्यू होती है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे जो है छोटा, यहाँ पर जो सबसे कम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, मोड की होगी। ठीक है, और यहाँ पर जिधर की तरफ ये झुका हुआ है ज़्यादा, उधर की तरफ क्या होगा, ये इधर की तरफ आपका मीन आ जाएगा, मीन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हमेशा जो है मीडियन बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह का यहाँ पर रिलेशन। तो यहाँ जब आपका राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबसे कम वैल्यू होती है मोड की, उसके बाद उससे ज़्यादा होती है मीडियन की, उससे ज़्यादा होती है मीन की। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन होता है। अब जब इस रिलेशन को देखा गया लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड वाले ऐसे रिलेशन को, तो जब हमारा जो मॉडरेटली स्क्यूड होता है, ठीक है, ऐसे केस में क्या मिला कि मीन माइनस मीडियन इक्वल होता है मीन माइनस मोड बाई 3। ठीक है, तो क्या है कि मीन और माइनस मीडियन, ये जो वैल्यू है ये इक्वल है मीन माइनस मोड बाई 3। ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो वैल्यूज का डिस्टेंस है। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर हमें मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह का रिलेशन होता है। आपको ये वाली चीज़ नहीं ध्यान में रखनी है, अगर भूल रहा है तो। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो मोड होगा वो 3 टाइम्स होगा मीडियन के -2 टाइम्स मीन के। ठीक है, ये हमेशा ही होता है, चाहे तो लेफ्ट स्क्यूड हो या फिर हो राइट की वैल्यू हो। तो अब जो है इस पर जो है काफ़ी बार क्वेश्चन भी आपका आता है। अब यार याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा कुछ हम इसको समझ लेते हैं, जिससे कि हो सकता है याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला उसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बाकी हमारा अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या देखिए, अगर वो लेफ्ट स्क्यूड मिलता है हमें तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस हम मीन करते हैं। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू ऐसे ही ज़्यादा है, उसमें 3 टाइम्स किया -2 टाइम्स आप मीन कर दिया तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हमने 3 टाइम्स किया, यहाँ पर क्या होगा कि मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी और मीडियन की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम 3 टाइम्स सोच सकते हैं कि 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो मीडियन की वैल्यू में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू कुछ ज़्यादा में मिल सकती है।
ठीक है, तो ऐसा कुछ आप जो है कोई भी तरीका यूज करके इसको याद कर सकते हैं। बाकी इस पर हम एक सवाल देख लेते हैं कि कैसे हमारा सवाल होगा। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछ जाता है, बोलता नहीं कि लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। ऐसा कुछ जल्दी जरूरी नहीं कि वो बोलेगा ही। अगर आपको ऐसे बोल दे दिया कि अगर मीन इतना है, मीडियन इतना है, ठीक है, तो आपको मोड फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, मोड इक्वल्स 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो 44.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपका मीन है 44.6। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि क्या दिया है। ये 3 टाइम्स ऑफ मीडियन हमारा है 44.05 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 44.6 है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट सवाल है इसी में, वो क्या है कि स्टूडेंट रिकॉर्डेड हर स्कोर ऑन वीकली इंग्लिश क्विजेस दैट वर मार्क्ड आउट ऑफ ए पॉसिबल 10। ओके, तो एक्चुअल में इसमें भी आपको मोड फाइंड करना है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ ऐसे दे दिया है। ठीक है, और ये वाली जो भी वैल्यूज हैं इनमें आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि कौन से वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हमें ये चीज़ लिखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि यार इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का देखेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी, 1 2, और इसके बाद से हमारा है 3 और फिर 4, तो 8 की हो गई 4, 5 की क्या होगी, 5 की 1 2 और 3 4 5 और 5 है। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं 7 पर, तो 7 की 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इसकी भी 5 है। अगेन इसके बाद से आते हैं 6 पर, तो 6 का हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, बाकी आपका कौन सा बच रहा है, क्योंकि 9 बच रहा है, 9 का 3 3 हो रहा है। तो बाकी हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की है, तो हमारे जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक सिंपल सा सवाल था, और मोड पर वैसे काफ़ी जो है कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ही ईजी होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल, जो कि आपका है ग्रुप डी वाले पर है। अगेन ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर आप जो है ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप इसमें गलती कर सकते हो। इसमें क्या है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मिनट्स दैट स्टूडेंट्स स्पेंड स्टडिंग फॉर ए मैथ टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टडिंग टाइम दे रखा है कि 1 to 10 मिनट्स जो भी है, वो नंबर स्टूडेंट जो है 2 हैं, 11 to 20 10 है, फिर 21 to 36 है। अगेन आप इसमें देखोगे ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, 10 के बाद से 11 आ गया है, यानी कि एक का जंप किया है। बल्कि हमें क्या चाहिए, अगर ये 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, अगर ये 11 है तो यहाँ 11 हो, इस तरह का हमें चीज़ें चाहिए। जो भी हमने फॉर्मूला देखा उसमें क्या देखा था कि अगर हमारा यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा, अगर 11 है तो यहाँ भी 11 होगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 होगा। ये हमने फॉर्मूला देखा था और इस पर हमने सवाल भी किए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें जो है सेम चेंज करना पड़ेगा इसको इस तरह से लाने में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 1 को शिफ्ट करेंगे 0.5 से पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। अब यार ये जो हम कितने से आगे पीछे शिफ्ट करेंगे इसके लिए भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हमारे जो भी दोनों नंबर के बीच का गैप होगा ना, जैसे 10 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो हम इसका क्या करेंगे बाई 2 कर देंगे, जितना आएगा उससे जो है प्लस माइनस दोनों तरफ कर देंगे, तो ये जो हमारा हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा इसमें है
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको अपने सूटेबल जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें इसको करेंगे। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, 0.5 से लेकर के 10.5 तक होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का है, और बाई 2 करेंगे तो 0.5 हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5, और 10 प्लस 0.5 कर देंगे। अब ये हमारा हो गया। इसका जो हमें दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, तो हमने लिख लिया। अगेन हमारा अब क्या हो जाएगा, 10.5 माइनस करेंगे, इसमें हो जाएगा 20.5, तो हमारा हो गया 10। इस तरह से हम जो है सभी को लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर जो क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू क्या है, 10.5, प्लस में क्या हमारा हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल है उसकी हाइट क्या है या फिर उसकी विड्थ क्या है, तो कितनी है, 10 है, क्योंकि 10.5 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे किसी भी क्लास इंटरवल का मैसेज करेंगे तो हमें हमेशा जो है सेम मिलेगा। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। इंटू में हमें क्या करना है, इंटू में हमें जो है जो भी मॉडल क्लास है, ठीक है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस जो है प्रीवियस वाले की, तो 10 है इसकी, और माइनस हो जाएगा बाई 2, अपॉन में क्या करेंगे 10 माइनस 2, और प्लस में हमारा हो जाएगा 10 माइनस 6। ठीक है, अब कभी भी हमारा ऐसा गलती से भी मत कर देना कि 6 माइनस 10, क्योंकि जो आप मॉडल क्लास लेते हो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। आपको जो है क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसी में से, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसी में से सारी वैल्यूज को घटानी है, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, बाकी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 10.5 प्लस में 10 इंटू में 8 अपॉन में 8 प्लस 4 12 हो गया, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 3। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगा 10.5 प्लस में 20 यानी कि 6.67 ही मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 6×5=11 21.67 समथिंग। क्या कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 पॉइंट हो जाएगा 5, यानी कि ये लगभग 17 समथिंग आएगा। ठीक है, जैसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.17 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। इजी है मोड पर, वैसे मैंने बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ स्प्रेड। अभी तक हमने क्या देखा था, सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, मीन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें देखी थी। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें करने के बाद से कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, जितना कुछ है सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा था कि जो भी वैल्यूज, जो भी डेटा सेट गिवन है उसके एक सेंट्रल वैल्यू के बारे में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहा था। ठीक है, जैसे मीन क्या था कि सारी वैल्यूज का जो है एक एवरेज हमें एक बता रहा था। ठीक है, कि ये वैल्यू जो है इसी के अराउंड सारा जो है डेटा सेट है एक वैल्यू के अराउंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारी मिडल वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, जो भी डेटा सेट गिवन है उसकी मिडल वैल्यू क्या है, तो हमने मीडियन में देखा। फिर हमने मोड में देखा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी वैल्यू की है, वो हमारा हो गया था मोड। अब हम देखते हैं कि यार जो हमारा डेटा है ना वो कितना कितना जो है दूर दूर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्प्रेड, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो सकता है कि जैसे अगर सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा गिवन हो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक डेटा मेरे पास है 50 और 100। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मीन कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो मीन बहुत ही अलग आएगा।
ठीक है। मीन का मतलब ये होता है कि हमारे जो पूरे डेटा जो गिवन है ना, वो जो है एक इसी के अराउंड में है, ठीक है, थोड़े थोड़े दूरी पर है, तो हमारा मीन होता है वो। इसीलिए हम यूज करते हैं उस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे जो भी डेटा है वो कहाँ पर है, उसकी क्या वैल्यूज हैं। लेकिन जैसे हम हमारे वैल्यू में इस तरह का कोई वैल्यू मिल गया, 50 मिल गई, 100 मिल गया, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल गई, या फिर कोई बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू कोई मिल गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है हमारे पूरे के पूरे डेटा सेट का जो भी हम मीन जो फाइंड करके जो उससे पता कर रहे थे, वो पूरा का पूरा हमें गलत चीज़ें बताएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो मेजर्स ऑफ स्प्रेड देखते हैं कि ये वैल्यूज कितना कितना दूर तक फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे दो चीज़ आते हैं, एक आता है वेरिएंस और दूसरा हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएंस होता है, अब इस चीज़ को समझने के लिए भी सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस, और ये हमारा हो जाता है, इसको एस स्क्वायर से हम लिखते हैं। एस स्क्वायर ये हो जाता है हमारा जो भी सम होगा एक्स माइनस, और ये होता है हमारा एक्स बार, इसको लिख देते हैं, ठीक है, और इसको लिख दिया एक्स आई, और अपॉन में इसका स्क्वायर किया, अपॉन में जो भी आपका है समेशन ऑफ एन कर दिया। अब देखिए एक्स बार क्या है, एक्स बार है जो भी आपका डेटा गिवन है उसका एवरेज क्या है, और एक्स आई क्या है कि जो भी एक एक डेटा है उनकी वैल्यूज, तो सबको माइनस किया और उनका स्क्वायर किया, फिर क्या किया, उन सभी का समेशन किया, और उसके बाद से उसको डिवाइड किया कि कितने हमारे जो है टोटल डेटा सेट हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है वेरिएंस। ये चीज़ हमें बताता है कि हमारा जो भी डेटा है उसका जो है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड है उसमें। अब ये एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं बताता है कि यार मीन से हमारा जो है पाँच जो है कुछ इस तरह का चीज़ नहीं बताता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में आती है, और थोड़ा सा आगे की चीज़ें होती हैं जिसमें हम जो है काफ़ी सारे वैल्यूज को स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम इस पे बात करते हैं। तो वेरिएंस हमारा यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि हमारा जो है कोई वैल्यू कोई डेटा गिवन है और वो डेटा थोड़ा थोड़ा जो है दूर स्प्रेड है, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि वेरिएंस निकालेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सेम जो है जो हमारा ये एवरेज मिल रहा है, सेम एवरेज का कोई एक और डेटा सेट लिया, लेकिन उसका जो है वैल्यूज उससे भी ज़्यादा स्प्रेड है, तो उसके लिए वेरिएंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो हम जो है दो वेरिएंस को देख करके बोल सकते हैं कि इस वाले डेटा सेट का जो है इस ये वाला जो डेटा सेट है इसमें डेटा काफ़ी दूर दूर फैले हुए हैं, ठीक है, और जो हमारा ये पहला एक डेटा सेट है इसमें जो है वैल्यूज काफ़ी पास पास हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख करके बोल सकते हैं। और इसमें हमारा स्क्वायर करने से एक फ़ायदा और मिल जाता है, अगर कोई वैल्यू मान लो कि 1 से लेस है, ठीक है, लेस देन 1 है, तो उसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, उसके स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो अगर कोई वैल्यू कहीं पर हमें ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसका जो है डिफरेंस जो है हमें 1 से कम मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू का हमें कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या होगा कि ये हमारा एवरेज मिला और एवरेज माइनस जो भी वैल्यू है उसको माइनस किया हमने। अब सपोज करो कि वो जो है बहुत ही एवरेज से बहुत ही पास में है, मान लो एवरेज हमारा है 20 और एक हमारा डेटा है वो है 20.2, तो हमें ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि एवरेज के पास में ही है, तो इस वाली वैल्यू को सप्रेस कर देता है जब स्क्वायर करते हैं तो। लेकिन अगर यही मान लो कि हमारा है कोई डेटा 22 है, तो ये क्या है, अब 2 पॉइंट जो है इससे ज़्यादा दूर है, तो अब ये क्या करेगा, 1 से ग्रेटर है तो इसको क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, ये बताएगा कि हाँ ये वैल्यू जो हमारी है ये थोड़ी दूर है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिएंस। अब इसी में मैंने एक फार्मूला ये लिखा है, दूसरा फार्मूला हमारा है, दूसरा फार्मूला भी सिमिलर काइंड ऑफ फार्मूला है, और उसमें क्या गिवन है कि अगर सपोज करो कि हमें ऐसे गिवन है
कि ये हमारी जो है वैल्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ये वैल्यू है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी है, तो हमें इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। तो आप एक काम या तो कर सकते हो कि सब अलग अलग इस वाले को जो वैल्यू है 2, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है तो इसको लिखो 2 2 2 2, इस तरह से 4 बार लिख करके, और इस वाले फॉर्मूले में बार बार रखो एक्स बार माइनस 2 का स्क्वायर, फिर एक्स बार माइनस 2 का स्क्वायर, सबको ऐड करते जाओ। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, सबको जो है जब हमें ऐड ही करना है, जब हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं एक्स बार माइनस एक्स आई या फिर x1 कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस फिर अगेन वही x1 होगा, क्योंकि x1 जो 2 है वही रहेगा, x1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये बार बार हम ऐड करेंगे तो कितनी बार ऐड होगा, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो सेम चीज़ को मैंने लिखा है कि हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और इनटू में इसका क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी f कर देंगे, ठीक है। तो ये f की वैल्यू जो है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला हम गलत भी बोल सकते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, एक्स बार माइनस एक्स आई रहेगा और इसका जो होल स्क्वायर रहेगा और समेसन यहाँ पर रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एन बोल सकते हैं, सिग्मा कैपिटल एन बोल सकते हैं। अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी एक्स आई की, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ आई हम बोल सकते हैं, हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके उसका जो है वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। अब यहाँ पर देखिए वेरिएंस पर हमने कोई वैसा सवाल अभी नहीं लिया है, ठीक है। अभी अगला जब हमारा सवाल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन पर, तो सेम हमारा जो है वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो इसी का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि सिर्फ एस की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स आई, इसका होल स्क्वायर अपॉन में समेसन ऑफ एन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो था हमारा वेरिएंस, ये भी हमारा स्प्रेड कैलकुलेट करने के ही काम आता है। अब दो चीज़ें हमारी आती हैं, मैं इन सभी को हटा देता हूँ एक बार, और दो चीज़ें हमारी आती हैं, एक हमारा आता है डेविएशन और दूसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो हमारा डेविएशन होता है ना, वो सिर्फ बताता है कि मीन से कितना जो है दूरी पर है कोई वैल्यू। तो क्या हमने लिखा है, डेविएशन जस्ट मीन्स हाउ फार फ्रॉम द मीन, जो भी मीन से वैल्यू है वो कितनी दूर पर है। लेकिन जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो बताता है कि ये जो डेटा हमारा है उसके स्प्रेड के बारे में बताता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर, ठीक है। एक्चुअल ये नहीं बताया कितना स्प्रेड है, ये बताता है कि नंबर्स कैसे स्प्रेड हैं, ठीक है। कोई नंबर कम स्प्रेड है कि कोई नंबर ज़्यादा स्प्रेड है। पिछला वाला भी हमारा सेम था, वेरिएंस भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ी सी चीज़ें हमारी जो है उसमें एम्पलीफाई कुछ ज़्यादा ही कर देता है, ठीक है। तो काफ़ी जगह पर हमें उसका यूज करना पड़ता है वेरिएंस का, काफ़ी जगह पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन काम में आता है। तो दोनों चीज़ों का अलग अलग जगह पर काम आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो भी वैल्यूज होती हैं उसको एकदम एम्पलीफाई करके वो शो करता है, और यहाँ पर जो है एक्चुअल में कुछ जो है हम इसको जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें कुछ कम वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतना हमारे सिंपल सा मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का। और आपने फॉर्मूला देख लिया था स्टैंडर्ड डेविएशन का, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में समेसन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स आई अपॉन में समेसन ऑफ एन, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आप एस डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हम थोड़ा सा और चीज़ों पर बात करते हैं, जो कि है आपका कि हम आखिरकार यहाँ पर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। अब हमारे मन में यही सवाल आता है यार एक्चुअल में हम क्यों जो है इसका स्क्वायर करके स्प्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल आपके मन में भी ये चीज़ होगा, ठीक है। अभी वो सवाल आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप क्या करते हो कि जब भी आप मीन से डेविएशन किसी डेटा का निकालते हो, ठीक है,
जैसे मैंने क्या मान लिया कि मैंने एक डेटा लिया है जिसका डेविएशन क्या है, मीन से ए है, ठीक है। यानी कि अगर मीन जो है ए वाली कोई वैल्यू है, एक्स वाली कोई वैल्यू है, तो आपका जो डेविएशन एक ए क्या मिल रहा है आपका +5, सेकेंड आपका +5 से ए आपका है -5 और ए आपका -5। तो आप बोलोगे कि जब मैं इसको ऐड करूंगा सभी डेविएशन को +5 प्लस +5 प्लस -5 प्लस में -5 अपॉन में 4 करूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में मिलेगा कभी भी आप जो है मीन से डेविएशन निकाल करके उससे उसको ऐड करोगे तो आपका हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपका ये 0 मिल रहा है तो इससे अच्छा है तो आप क्या करो कि सभी का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो भी आपके डेविएशन मिले हैं इन सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करो, तब मीन कैलकुलेट करो। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आप कैलकुलेट करोगे वो मीन डेविएशन उसको बोलते हैं। तो आपका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 5 प्लस में करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू 5 प्लस में एब्सोल्यूट वैल्यू -5 प्लस में -5 अपॉन में 4 और ए हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है। तो फिर हम क्यों जो है इसका कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगेन वही बात आती है कि हम तो यहाँ पर इस तरह भी करके इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, अगर हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती थी। क्योंकि काफ़ी लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है प्लस, ये वाली प्लस, ये वाली माइनस हमेशा रहेगी, ये वाली हमेशा वैल्यू माइनस रहेगी। तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करके हम जो है इसको भी पॉजिटिव बना लेंगे। लेकिन पॉजिटिव तो आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे पॉजिटिव बना करके और आप जो इसका मीन कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो यहीं पर जो है काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि एक्चुअल में जो है हमारा सबसे पहले मीन डेविएशन एक अलग चीज़ हो जाता है और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अलग चीज़ होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बताता है कि कोई भी डेटा कितना ज़्यादा जो है स्प्रेड है, ठीक है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम देखते हैं, ये जो दो हमारे डेटा गिवन है इन दोनों पर अप्लाई करके, ठीक है। एक में हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन और दूसरा कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले इस वाले डेटा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं मीन डेविएशन, ठीक है, और दूसरे तरफ हमारा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले वाले डेटा के लिए आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर है, मीन डेविएशन, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 5। अभी मैंने कैलकुलेट किया था। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, मीन डेविएशन क्या होगा, दूसरे वाले डेटा के लिए हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाले के लिए हो गया, ये सेकेंड वाले के लिए। तो 7 + 3 प्लस -4 का 4 हो जाएगा और -6 का 6 हो जाएगा, अपन में क्या होगा 4। तो अगेन ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो दोनों हमारा मीन डेविएशन सेम है। अब हम इस दोनों का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 का कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट कर दिया और यहाँ पर जो भी डेविएशन होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25 प्लस में ये आपको पता है ना x बार माइनस xi है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें गिवन है ये डेविएशन आपका गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 25 प्लस में 25 प्लस में 25 प्लस 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका मिल जाएगा 5, ठीक है, ये आपका मिल गया 5। अब ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का हो जाएगा आपका 16 प्लस में 6 का हो जाएगा 36 अपॉन में क्या होगा 4। तो सभी को जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 49 50 और 85 और प्लस में हो जाएगा आपका 1110 अपॉन में 4, ये आपका आ जाएगा 1110 अपॉन 4 ये स्क्वायर रूट। ये आपका आएगा ऊपर वाला 10 पॉइंट समथिंग अपॉन में आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 5 पॉइंट समथिंग कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या बताया कि हमारा जो है ये वाला जो डेटा है ये जो फर्स्ट वाला डेटा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताया इसने 5 है,
इस वाले का क्या बताया, इसका बताया कि 5 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू है। इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे जो दोनों डेटा सेट हैं ये अलग अलग हैं और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जब ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा, तो ऐसे ही हम समझ जाएंगे ये जो हमारे डेटा सेट हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका मीन डेविएशन है दोनों केस में आपका क्या है, इक्वल है। इसलिए जो है हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं जब भी हम स्प्रेड को हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यों यूज करते हैं, मीन डेविएशन का क्यों यूज नहीं करते हैं। और आप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, मीन जो भी डेविएशन होते हैं उनको पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, वो तो हमारा एक सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव इससे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, कुछ चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस की है। अब देखते हैं हम इस पे एक सवाल हमारा है। ठीक है, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमें वेरिएंस गिवन हो तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि ए हैन लेज 8 eggs, ईच एग वाज वेटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोड। ठीक है, 60, 56, 61, 68, 51, 53, 69 और 54 है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, जो भी डेटा गिवन है इसका मीन क्या होगा। ठीक है, जैसे हमें मीन मिलेगा हमें क्या करना होगा, सभी से मीन का हमें डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। यानी कि अगर मीन हमारा x बार आता है तो हम क्या करेंगे, x बार माइनस 60 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में x बार माइनस 56 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस में फिर करेंगे इधर, ऐसे ही सारे वैल्यूज़ को करके अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 8x है ना। ठीक है, 8 है तो अपॉन में 8 और इसका स्क्वायर भी इस तरह से करेंगे, आपका जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आप इसको कर लेना, आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इतना आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब जो है हमारा जो भी मीन, मीडियन, मोड और फिर जो हमारा इधर हो गया स्प्रेड में हमने देख लिया कि वेरिएंस और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें जाननी ज़रूरी हैं और इस पर भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो हमारा परसेंटाइल होता है, इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज देखते हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं सब में आपका परसेंटाइल दिया जाता है, यार आपके इतने परसेंटाइल मार्क्स हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा परसेंटेज होता है और परसेंटाइल होता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि एक एग्ज़ाम है, IIT JEE का मान लेते हैं। ठीक है, तो JEE का आपका एग्ज़ाम है और इसमें जो है आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने रखा है 100। ठीक है, और जो हाईएस्ट मार्क्स आए 45 है, जो AIR 1 जो जिस बंदे का आया है उसका 45 मार्क्स आया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो कि मेरे जो है JEE में 45 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ठीक है, या फिर 45% मार्क्स आए, तो आपको किस तरह से जज करेगा, वो यही बोलेगा कि यार 45 मार्क्स मतलब बहुत कम होता है। जब तक आपके कोई ये ना बोले 90% मार्क्स या फिर 95% मार्क्स, तो ये इतने तब तक उसको ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो आपको ये चीज़ें तो पता ही है कि JEE जैसे एग्जाम्स जो आपके होते हैं काफ़ी टफ होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के उसमें पूछेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है मार्क्स सबके कम आए हो। ठीक है, तो आपका जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है वो ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि यार 45% मार्क्स है तो आप जो है आपने पुअर परफॉर्म किया है, आपने बेटर परफॉर्म नहीं किया है।
आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो इस बेस पर मेजर किया जाता है कि बाकी जो जितने बंदे थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं परसेंटाइल। ठीक है, आपका एक्चुअल में परसेंटेज कितना है, 45% है, लेकिन जब आप परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे तो जितने बंदे हैं उनका जो है मार्क्स देखोगे, किसी का होगा 10%, किसी का होगा 20%, किसी का होगा 30%। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका है 45% जो AIR 1 का है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 100% वाला बंदा होगा उसका होगा 45%, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है कम होता जाएगा, ये आएगा 99%, 98%। अब अगर आप बोलते हो कि मेरे जो है 100% मार्क्स हैं, तो अब जो है आपकी परफॉर्मेंस एक कोई भी इसको मेजर कर सकता है कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यही मैं अगर बोलता कि यार आपने 45% मार्क्स आपको मिले, तो कोई बोलता कि यार आपने बहुत पुअर परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन ये कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं होता है मेजर करने का। जो भी हमारे एग्जाम्स इसीलिए हैं, वो क्या करते हैं कि हमें परसेंटाइल बताते हैं कि आपका इतना परसेंटाइल है, इस बेस पर आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप जो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमारा परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। जो हमारा परसेंटाइल होता है, जितने बंदों ने परफॉर्म किया है उसमें क्या आपकी मार्क्स की परसेंटेज है, वो हमें परसेंटाइल बताता है। और परसेंटेज जो हमारा होता है वो टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं, आपको मिले हैं, वो आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं परसेंटाइल और परसेंटेज। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसके लिए एक फार्मूला होता है, सीधे हम फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमें पीएथ परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो, ये क्या होगा, P/100 इंटू जो टोटल नंबर हमारे होंगे +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीएथ परसेंटाइल कैलकुलेट करने का होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा एक्चुअल में कहीं कहीं पर आपको n सिर्फ मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला है वो n+1 होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि कहाँ से आता है। तो आपका जो मीडियन होता है वो आपका 50th परसेंटाइल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका मिडल वैल्यू होता है, तो जब आपका मीडियन होता है 50th परसेंटाइल होता है, तो वहीं से आपका जो ए वाली वैल्यू है n+1 आती है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। तो पीएथ परसेंटाइल हमारी वो वैल्यू होती है जिसके इक्वल या फिर जिससे कम हमारे बाकी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाई करती हैं। ठीक है, उस डेटा सेट में। तो जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ कि स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर, और 15 स्टूडेंट हैं और इनके जो है इस तरह से ये डेटा गिवन है, इसमें आपको 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो अगेन जो भी डेटा सेट गिवन होगा उसमें आपको जो डेटा सेट होगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने जब लिख लिया उसके बाद आप 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर वो वैल्यू पी की वैल्यू रख दोगे 25। ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो और एन की वैल्यू क्या है, 15 स्टूडेंट है, तो 15 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो जो आपकी 4 वैल्यू आई है, यानी कि जो पीएथ परसेंटाइल है 4th वाली जो वैल्यू होगी, इसको हमने देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये आपका है 19, 28, 34, 36, 38, 43, 44, 6, 6, 7, 48, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये वाली वैल्यू को आपको करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाकी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमें काम है 25th परसेंटाइल, तो इधर ही हो जाएगा हमारा। तो जो हमारी 4th पोजीशन पर वैल्यू है, ठीक है, वही हमारी 25th परसेंटाइल होगी। तो हमारे कौन सी है 4th पर 36, तो 25th परसेंटाइल हमारा कहाँ पर आएगा 36 जो वैल्यू है या फिर जो स्कोर है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यार एक्चुअल में आपका जो है 4 ही मिले। ठीक है, ये जो है 4th प्लेस ही मिले। काफ़ी बार क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही हो वो आपका जो है डिवाइड ही ना हो। ठीक है, अगर आपका डिवाइड नहीं होगी तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे।
अगर सपोज मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि 30th परसेंटाइल आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 30th परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30/100 इंटू में क्या करोगे आप n+1, यानी कि ये हो गया आपका 16, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16×48 4.8, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करना है कि ये 4 प्लस में 0.8 इस तरह से अलग अलग कर लिया। तो फोर्थ पोजीशन पर क्या है 36 आ रहा है आपका, तो 36 लिख लिया। लेकिन अब 36 और 38 के बीच में आपका कितना गैप आ रहा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से 36 और 38, ठीक है। तो 2 का गैप आ रहा है और जो 2 का गैप है ये जो है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.8 की वैल्यू इतने में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपकी टोटल 2 है। अब मैं इसको 1 जब मानूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, तब मिलेगा मुझे 2। जैसे ही, यानी कि मैं 1 मानने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी ये वैल्यू 1 होती तो क्या होता, 4 + 1 5 हो जाता, तो तुरंत मुझे क्या मिल जाता, ये वाली वैल्यू मिल जाती, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 का मतलब क्या है, मेरा 2 है। जो ये वाली वैल्यू 2 मिल रही है मुझे, 36 से 38 मुझे मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जो मेरी 2 वैल्यू है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 है। जब मैं 0.5 करूँगा तो 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही जब मैं ये क्या करूँगा 0.1 पर आऊँगा तो ये क्या होगा, इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि सिंपल सा आपका बस यही चीज़ है कि जब आपका 2 है यहाँ पर और ये चीज़ आपका है 0.8 का कैलकुलेट करना है, तो सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से, तो आपका आ जाएगा 1.6 वैल्यू, ठीक है। जब आपका 2 है और आपको कैलकुलेट करना है 1 का, तो आपका तुरंत आ जाएगा 2, ठीक है। 0.1 का रहेगा तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाती है। तो जो हमारा ये 0.8 के लिए वैल्यू आई, ये एक्स्ट्रा जो 0.8 के लिए वैल्यू आई, ये कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू हमारी मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी वैल्यूज हैं इनको हमें 30 कितना कहाँ गया 36 है, 36 प्लस में 2 इंटू 0.8 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 37.6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30th परसेंटाइल, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कैसे मैंने किया है, ठीक है। सिंपल से आपकी कैलकुलेशंस हैं, अगर वो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो जितने का डिफरेंस होगा, ठीक है, और उसमें जो है ए वाली जो वैल्यू तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका इसमें ऐड कर देते हैं, ये होता है आपका। अब यही चीज़ है हमारा परसेंटाइल। आपको परसेंटाइल अच्छे से समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रेंज क्या होता है। तो रेंज सिंपल से आपका होता है जो भी आपकी अपर लिमिट होती है, अपर वैल्यू बोल सकते हैं, जो भी आपकी अपर वैल्यू होती है माइनस में लोअर वैल्यू, ये आपकी होती है रेंज, ठीक है। रेंज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, इस डेटा सेट का रेंज क्या है, तो सबसे अपर वैल्यू क्या है 66 है और सबसे लोअर क्या है 19 है। तो 66 माइनस 19 करूँगा तो मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 47 टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा रेंज। तो रेंज भी आपने देख लिया, आपने परसेंटाइल देख लिया। अब IQR क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगेन ये भी एक तरह की रेंज है और इसमें क्या होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी जो निकल के आती है वो क्या होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, ठीक है। तो आपको जब पता हो गया कि हमारा जो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, आप जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ है आउटलायर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आउटलायर हमारा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि आउटलायर्स का इफेक्ट किस किस पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आउटलायर देखते हैं। अगर मेरे पास मान लो डेटा है, जैसे मैंने आपको एक बार बोला था कि 2, 3, 4 और 7, 10 इस तरह का डेटा है, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह से हैं जो काफ़ी जो है पास पास में ऐसे हैं। और हमारे पास अगेन जो है कुछ ऐसे डेटा हैं 1000, 700, फिर इधर हमें मिल गया -700, फिर -800, ठीक है। कोई इस तरह का कोई एक हमें डेटा मिला है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ये काफ़ी पास पास में है। सपोज जो है 50 तक हैं और एक टोटल जो है 1000 डेटा हैं जो भी इतने हैं। बाकी हमारे ये जो है कुछ इधर डेटा हैं जो 10 डेटा इधर हैं और 5 डेटा इधर हैं जो काफ़ी जो है दूर दूर हैं, ठीक है। तो हमने जब भी इस तरह का कोई डेटा दिखेगा जिसमें जो है कुछ डेटा ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। आउटलायर मतलब कि वो कहाँ है, वो बहुत ही दूर है, पड़े हुए हैं, ठीक है। मेन जो आपका सेंट्रल जो वैल्यूज हैं उनसे काफ़ी दूर पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउटलायर। इस तरह से समझ लीजिए। बाकी आपकी एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और होती है, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं कवर कर रहा हूँ। बाकी बस आप ये समझिए कि आउटलायर हमारा क्या होता है। बस इतने से आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी इस पे आते हैं। तो जो भी हमारी वैल्यूज ऐसी हैं जो काफ़ी बड़ी होंगी, वो काफ़ी जो है दूर होंगी, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं आउटलायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स ऑन, अब किस किस पर जो है आउटलायर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है मीन पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मीन पर तो जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमें मीन कब कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, सभी को जब हम ऐड करते हैं तो यार एक्चुअल में जो ए वाली वैल्यूज हैं जब ए ऐड होंगी तो इससे जब हमारी जो एडिशन है, जो समेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमारा मीन क्या होगा, एकदम से जो है ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा उसमें। इसलिए हमारा मीन पे आउटलायर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर मोड पर क्या होगा, मोड पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपोज करो कि इसी में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो जो हमारी मोड है, तो अगर हम इधर कोई भी वैल्यू बढ़ाते जाएं, कितना भी बढ़ाते जाएं, ठीक है, इससे मोड से ज़्यादा रिपीट ना करें, ठीक है। कोई वैल्यू कितना ऐसे बढ़ाते जाएं तो हमारा मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीडियन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सेम डेटा पॉइंट्स हैं, सेम डेटा है, तो उसमें अगर मैंने इसको 7000 को क्या कर दिया, 1 लाख भी कर दिया, तो भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीडियन हमारा जो मिडल वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन मीन क्या होगा, मीन तुरंत चेंज हो जाएगा। मोड क्या होगा, मोड अभी भी वही सेम रहेगा, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस में अगेन आपका जो है मीन माइनस जो भी वैल्यू होती है, तो अगेन आपका ए वाली जब वैल्यू मीन यहाँ पर इंक्लूड हो गया तो वेरिएंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी पड़ेगा, रेंज पर पड़ेगा नहीं, रेंज पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो अपर वैल्यू है या फिर लोअर वैल्यू है वो जो आउटलायर से इफेक्ट हो रही है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, रेंज पर भी पड़ेगा। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, इस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा कि 75% जो वैल्यू है वो और 25% जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमारी IQR होती है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं ये अधिकतर जो है इधर बढ़ती हैं, ठीक है। 25% से कम होंगी उधर जो है सबसे कम वैल्यू मिलेंगी हमें, और या फिर जो 75% से ज़्यादा में रहेंगी उधर जो है ये वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है। तो इस पर भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारा पिछली बार आया भी हुआ था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर किया है कि आपको जो आउटलायर के बारे में पता हो जाए, आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पता हो जाए, परसेंटाइल के बारे में भी पता हो जाए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर था। और इसमें अगर आप जो पूरा लेक्चर ये देख लेते हैं तो आपको जो कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं और आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और यार लेक्चर अगर पूरा का पूरा समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कर देना, और यार कोई अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करना। मैं जो पूरा का पूरा ट्राई करूँगा आपका जो डाउट सॉल्व करने का। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए